अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। गवर्नमेंट ने पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि वापस लेने थे। ग्रांट नहीं दे दिए तो दे दिए, तो फिर वापस क्यों मांगे? क्योंकि हमने कुछ ऐसी हरकतें की कि गवर्नमेंट ने कहा लाओ पैसे वापस करो मेरे। तो गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे वापस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं अभी अंग्रेजी ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, ये आपको अभी नहीं समझ आएगी, ये IS 8 पढ़ाऊंगा तो समझ आएगी, लेकिन इसको याद कर लें, ये MCQs में काम आ सकता है। ये जो ग्रांट की रीपेमेंट है, ये IS 8 के मुताबिक चेंज इन एस्टीमेट है। क्या समझ आया? तो नहीं, कहा था ना नहीं समझ आएगा अभी। ये पढ़ाना है एक टॉपिक आगे अगले साल। अगले साल ना, अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट थी और वो वापस करनी पड़ गई, तो इस वापसी की क्या अकाउंटिंग होगी? डिपेंड करता है कि जब ग्रांट मिली थी तो क्या अकाउंटिंग हुई थी। अगर तो मेथड 1 फॉलो हुआ था, लिखता हूं अंग्रेजी इधर। एक एसेट 400 का खरीदा था और ग्रांट मिली थी 300, तो 100 अगर मेथड 1 यूज हो रहा था तो 100 फिर डेप्रीशिएट होती जा रही थी, और 10 साल लाइफ थी अगर, तो 10 4 साल गुजर गए हुए थे, इतना डेप्रीशिएट हो चुका हुआ था। गवर्नमेंट ने कोई शर्तें लगाई होंगी और वो हमने कुछ नहीं पूरी की होंगी, तो गवर्नमेंट ने कहा पैसे वापस कर दो, और लेट्स से कि गवर्नमेंट ने 180 वापस मांग लिए, 180 वापस करने पड़ गए। तो हम इस 180 की वापसी को ऐसे समझेंगे जैसे 180 कभी मिला ही नहीं था, यानी ऐसे है जैसे कभी मिला ही नहीं था। तो फिर कितना मिला था? 120। जैसे वो को अगर बच्चे को घर से निकाल देना, कहे मैं समझूंगा मेरा कोई बेटा था ही नहीं, तो 180 को निकाल दिया हमने, तो हम ये समझेंगे कभी मिला ही नहीं था। तो अगर कभी मिला ही नहीं था यानी मिला ही 120 होता, तो फिर इतना डेप्रीशिएट हो रहा होता, और चूंकि 4 साल गुजर गए तो ये 28 डेप्रीशिएट हो रहा होता। अब अगर 4 साल बाद 120 वापस करना पड़ गया, एसेट 10 डेप्रीशिएट हो चुका था, 180 वापस करना पड़ गया, तो हम ये जो गुजरे हुए 4 साल हैं, अगर ये मिला ही ना होता तो कितनी डेप्शन और चार्ज हुई होती? 18 18 18 18। हम ये फौरन के फौरन और चार्ज कर देंगे। जितना अरसा गुजर चुका उतने अरसे पे जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई, या ये कह लें कि अगर ये 180 मिला ही ना होता तो जो ज्यादा चार्ज होती वो हम फौरन के फौरन चार्ज कर देंगे। तो पहला काम ये करेंगे, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली द डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन की आसानी के लिए बताता हूं कि इनके डिफरेंस की बजाय अगर हम 180 को ही डेप्रीशिएट कर दें, तो इसलिए ऐसे कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली द डेप्रिसिएशन ऑन द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, यानी 180 फॉर द पीरियड यूज्ड सो फार। जितना पीरियड अब तक यूज हो चुका उतने अरसे की 180 मिलियन पे डेप्रिसिएशन फौरन चार्ज कर देंगे। तो फौरन चार्ज कर देंगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
अच्छा वो मिसाल जो उधर है वो ना भी लिखनी हो तो खैर है, मैंने भी सवाल करा देना है। अगर वो नहीं लिखे मिसाल तो कोई बात नहीं, लिखनी है तो मर्जी है, लेकिन ना भी लिखे तो मैंने सवाल करा देना। अभी जो अमाउंट ऑफ रीपेमेंट है, हम उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जितना पीरियड गुजर चुका, और उसको फौरन रिकॉग्नाइज कर लेंगे इमीडिएटली। और पैसे पे करने की सेल्फ क्या एंट्री करेंगे? जब ग्रांट मिली थी तो क्या किया था? कैश डेबिट और मेथड वन प्लान क्रेडिट। अब पैसे वापस कर रहे हैं तो प्लान वापस डेबिट कर देंगे, एसेट ही डेबिट और कैश क्रेडिट। ये मेथड वन है। ये नोटेड? अच्छा, अगर ग्रांट अलग नोट रिकॉर्ड कर रहे थे तो एसेट 400 के हिसाब से 40 40 40 डेप्रिशिएट होता जा रहा था, और ग्रांट में से हम इनकम बनाते जा रहे थे 30 30 30। अब अगर हमें पैसे वापस करने पड़ गए 120 180, तो हम समझेंगे कि हमें 300 मिले ही नहीं थे, हमें मिले ही सिर्फ 120 थे। तो वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे थे वो वैसे ही रहेगी। ये जो हम इनकम बनाते आ रहे थे इसको कम करना पड़ेगा। हम 30 30 बनाते आ रहे थे, इसको ऐसे कर देंगे जैसे 12 12 बनानी, यानी 18। तो ये वही वाला 18 है। तो इसलिए चूंकि कैलकुलेशन सेम है ना, तो मैं अंग्रेजी भी इसलिए सेम ही रख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन सेम है। आल्दो कि अंग्रेजी ये लिखनी बनती नहीं है, लेकिन मैं अंग्रेजी सेम इसलिए रख रहा हूं ताकि आप ये याद रखें कि दोनों मेथड में फिगर सेम है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट के नाम फर्क है बस। तो इसलिए मैं अंग्रेजी ये कर देता हूं कि रिवर्स इनकम इमीडिएटली इक्वल टू द डेप्रीसिएशन। यानी जो डेप्रीसिएशन की अभी एडजस्टमेंट की थी उसी अमाउंट से हम इनकम रिवर्स करते हैं। तो ये 18 18 ही है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? इनकम रिवर्स कर रहे हैं हम, ग्रांट इनकम को कर देते हैं डेबिट। ग्रांट इनकम लिखना है वो भी ठीक है, P&L लिखना है वो भी ठीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। और पैसे पे करने की सेल्फ, जब पैसे मिले थे तो कैश डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट की थी, पैसे वापस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट वापस डेबिट। ले ये मेथड 2 हो गया। फिगर्स वही होंगी, अभी सवाल कराता हूं इसका।
इसका मैं सवाल कराता हूँ वैल्यूज के साथ। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो इसमें दो शाखें थी, या तो ये बगैर किसी कंडीशन के हैं या पुराने किसी जख्म के लिए मरहम है, तो फिर फॉरेन इनकम बनाई थी, और अगर फ्यूचर के खर्चों के लिए है तो डेफर की थी। दोनों को मैं एक ही बात में हल कर देता हूं, दोनों शाखें कवर कर दी मैंने इसमें। डेबिट होगा, अच्छा सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना वैसी चीज नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड, पहले सरप्लस डेबिट, मैक्सिमम कितना, जितना बैलेंस है, और अगर खत्म हो गया या था ही नहीं तो P&L। तो पहला डेबिट जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट अगर पड़ी हुई है तो, और जाहिर है तभी पड़ी होगी जब राइट वाली शाख थी। तो उसके बाद तो उसको तोड़ तोड़ के इनकम बना रहे थे, तो मैक्सिमम कितनी डेबिट कर सकते हैं, जितना इसमें बैलेंस रहता है। थोड़ा बैलेंस था या था ही नहीं तो दूसरा नंबर P&L। और क्रेडिट कैश। अगर लेफ्ट शाख है यानी गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस ही नहीं था तो P&L डेबिट, तो अगर राइट शाख है तो जितना भी ग्रांट का बैलेंस था वो डेबिट, और अगर नहीं है तो P&L डेबिट। ये नोटेड, इसी में आगे चल रहा हूं।
कॉस्ट कॉस्ट अगर कुछ पोर्शन वापस कर दिया और अभी भी बाकी रहता है गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे अगर ग्रांट मिली थी कि 5 साल तक एम्प्लॉइज को रिटेन करना है, 2 साल बाद हमने कुछ गड़बड़ की होगी, लोकल लोगों को निकाल के कुछ और लोग रखे होंगे, तो गवर्नमेंट ने हमसे 20% पैसे वापस ले लिए, तो जो बाकी पैसे रह गए हैं उसको फिर रिमेनिंग बचे हुए पीरियड पे करानी मैचिंग ही है। पता नहीं क्या कह दिया मैंने। 100 मिलियन मिले थे 5 साल की सैलरीज की सपोर्ट के लिए, 2 साल गुजर गए, 2 साल बाद गवर्नमेंट ने हमसे 20 मिलियन वापस ले लिया। तो अब जो बैलेंस रहता है, जो भी 80 तो खैर नहीं, हम इनकम बनाते गए होंगे, साल के तौर पे 30 रह गया, तो फिर उस 30 को जो बाकी 3 साल रह गए उस पे मैच करा देंगे रिमेनिंग सैलरी से। ऐसा नहीं होगा कि जितने वापस करने पड़े बाकी को फौरन इनकम बना लें, उसके बाद भी तो कोई खर्चा करना बाकी होगा, तो उस बाकी बचे को फिर बाकी बचे पीरियड पे इनकम बनाएंगे। वो हो गई ये चीज जो ना आई सेट में बताऊंगा कि जो पिछले पीरियड में हो चुका, इस बात इस अंग्रेजी का मतलब ये है, इस अंग्रेजी का कि पिछले पीरियड में जो हो चुका उसको रीस्टेट नहीं करना। रीस्टेट करना क्या होता है वो आई सेट में सीखेंगे। है जी क्या ये लिख लिया? लिखें सवाल, लिखे लिखे कोई बात नहीं, मकसद तो मैच ही करना है ना। नहीं, वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट में है, क्योंकि एसेट बुक्स में फिजिकली था और उसने डेप्रिशिएट होना था, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के लिए, रिलेटेड टू इनकम के लिए ऐसा नहीं है। वो भी जी जी, ये लैंड वाले में बताया था ना कि लैंड वाली जो ग्रांट है उस पे मेथड 2 ही लगता है। नोटेड। चलें जी, सवाल लिखें। ऑन 1 जनवरी 2019, ऑन 1 जनवरी 2019, on 1st January 2019, plant was purchased for 600 million. Related government grant was approved and received. Related, ये अगला सेंटेंस है, related government grant was approved and received on 1st April 2019. ग्रांट की अमाउंट नहीं बताई, ओह सॉरी, 400 मिलियन, 400 मिलियन ग्रांट 400 मिलियन की है।
और प्लांट की लाइफ 10 साल 10 इयर्स। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर। some secondary conditions relating to maintenance of plant, some secondary conditions relating to maintenance of plant were also placed the breach of which would result in following repayments अब ये फॉलोइंग रीपेमेंट बता रहा हूं। जैसे ये कुछ होम अप्लायंसेज होते हैं या गाड़ी मोटरसाइकिल, इनके जो वारंटी होती है ना, उस पर लिखा होता है कि अगर किसी लतू फतू से इसकी मेंटेनेंस कराई ना, फिर वारंटी नहीं लगनी। ऑथराइज डीलर से कराएंगे तो वारंटी लगेगी। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कहा हो कि इस प्लांट को आपने फलानी जगह से मेंटेनेंस करवानी है, अगर कहीं और से कराई तो पैसे वापस ले लेंगे हम। अगर 2019 में ही हमने इस बात को तोड़ दिया तो सारे पैसे वापस। अगर 2020 में जाके इस बात को तोड़ा तो 90% वापस। अगर 2021 में जाके इस बात को तोड़ा तो 60% वापस। और अगर 2022 में जाके तोड़ा तो 50% वापस। और उसके बाद फिर खैर है। यानी गवर्नमेंट का कहना था बस 4 साल तक कम से कम हमारी बात मान लो, उसके बाद तो खुद ही ठीक कर लिया करना बेशक। वो नोटेड। रिक्वायर्ड है मुझसे जर्नल एंट्रीज 2021 और 22 की, जर्नल एंट्रीज फॉर 2021 एंड 2022। if repayment was made on 31st December 2021, यानी अगर हमें 2021 में रीपेमेंट करनी पड़ी तो was made in 31 दिसंबर 2021 using both accounting methods। अच्छा, आपसे ना अभी एक वो फाइल शेयर हो जाएगी कुछ 8-10 पेजेस की, तो वो अगली क्लास जो आज रात और कल का दिन उसमें चाहिए। ये मोबाइल में हो आपके बेशक, लेकिन आपसे भी वो पीए को दे दिया, ग्रुप में शेयर हो जाता है अभी आपसे। और ये जो ऑनलाइन वाले लोग हैं इनके मैं कोर्स में रख रहा हूँ। है जी, बड़ा जरूरी और टेक्निकल टॉपिक है, पेपर में आते ही आता है, रेशियोज।
ये बता दिया मैंने। रीपेमेंट कब करनी पड़ी है? 2021। अच्छा, अब चाहे ये 2021 31 दिसंबर ना का होता, बस कहते 2021, तो एंड पे ही कर रहे होते। शुरू में जो प्लांट खरीदा था कितने का था? 600 का, और ग्रांट कितने की थी? 400। यानी डेप्रिशिएट 200 होता आ रहा था। तो जिस साल में हमने ग्रांट वापस करनी है ना, उसमें आई एडवाइस कैलकुलेशन आसान हो जाएगी कि उस साल की भी डेप्रिसिएशन कर लें चार्ज, जैसे पहले नॉर्मल चल रहा था। तो 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जैसे पहले चल रहा था। जी कितना? 20। अब कर लेते हैं एडजस्टमेंट। तो 31 दिसंबर 21 रीपेमेंट के टाइम पे दो काम करेंगे। एक तो जितनी डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा बनती है वो फौरन चार्ज कर देंगे, रीपेमेंट की एडजस्टमेंट बनती है। कैसे? कितना वापस कर रहे हैं? 60%, यानी 240। तो इस 240 की अमाउंट को जितना अरसा अब तक गुजर चुका, कितना गुजर चुका? 19, 20 और ये 21, तो उस 240 को 3/10 फौरन डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। 72। 240 ऐसे आया। ग्रांट वापसी की क्या एंट्री करें? प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट। 2021 में चूंकि हमसे ब्रीच हुआ, तो क्या गवर्नमेंट का फार्मूला था कि 2021 में ब्रीच हुआ तो 400 का 60%, ये वापस करना पड़ा। ये ऐसे आया 240, ये वाला 240। और 2022 की भी एंट्री कही है, तो 31 दिसंबर 2022 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितनी? कैसे? जवानी लगाई है 16 पे। हम समझेंगे ये कभी था ही नहीं, तो फिर शुरू से ही 160 था। तो जब शुरू से ही 440 था, तो बस 440 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले। 44। और जिनको लग रहा है कि ये क्या हुआ, हम तो आई 16 में पढ़ के आए थे कि रिमेनिंग लाइफ पे बांटते हैं, रिमेनिंग पे बांट देते हैं। कितने साल गुजर चुके थे? 3। तो पहले प्लांट कितने पे रिकॉर्डेड था? 200 पे। 3 साल गुजर गए थे, 20 डेप्रिशिएट होता आया था। फिर ये फौरन के फौरन और कर दिया, फिर प्लांट डेबिट कर दिया 240। इसके पास जिंदगी रह गई अब 44। तो आसानी इसमें है कि आप शुरू से ही समझे मिला ही नहीं था, तो बस शुरू से ही ना मिला होता तो ये पे डेप्रिशिएट हुआ करता, तो इसको डेप्रिशिएट कर ले। लेकिन अगर फिर भी कोई इस पे ना मुतमईन हो तो ऐसे कर ले कि रिमेनिंग, देखे ना, प्लांट की बुक वैल्यू निकाल ले, रिमेनिंग, उसको रिमेनिंग लाइफ पे बांट दे, ऐसे कर ले। ये हो गया मेथड 1।
है जी 22 में क्यों करनी है? 22 में क्यों करनी है? कर दी ना 21 में, तो कर दी, अब 22 में दोबारा थोड़ी करेंगे जाके। अरे 60% तो कर दिया वापस, बार बार थोड़ी मार खाएंगे। गवर्नमेंट ने ब्रीच का टाइम रखा हुआ था कि तब ब्रीच की तो इतना वापस करना, तब ब्रीच की तो इतना वापस करना। अच्छा अगर 2019 में ब्रीच कर दी होती तो 100% वापस करते, 20 में फिर 90% वापस करते, 21 में फिर 60% वापस करते, क्या ऐसे करते? नहीं ना। तो जिस साल में ब्रीच की उस साल में पैसे दे दिए। और अगर मेथड 2 था, तो जैसे चल रहा था वैसे 31 दिसंबर तो चलाए ना। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, $400 का एसेट था, 600 का। और ग्रांट इनकम बनती जा रही थी। ये इनकम बनती जा रही थी 40। इकतीस दिसंबर को एडजस्टमेंट करनी पड़ गई। अमाउंट ऐसे ही निकलेगी। कैसे? अमाउंट ऑफ रीपेमेंट को, चाहे मेथड 1 है चाहे मेथड 2 है, अमाउंट ऑफ रीपेमेंट को जितने साल गुजर चुके उतना फौरन डेप्रिशिएट कर दें। यहां पर तो वो वाकई डेप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन यहां पर अमाउंट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एंट्री डेप्रिसिएशन की बजाय P&L डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, अमाउंट वैसे ही निकलेगी 240 3/10 72। ये रीपेमेंट के टाइम पे एडजस्टमेंट। अमाउंट कैलकुलेट ऐसे ही होगी कि जो रीपेमेंट की अमाउंट है उसको जितना अरसा गुजर चुका उसकी डेप्रिसिएशन कर लें, और फिर रीपेमेंट की एंट्री जी, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, कैश क्रेडिट 240। P&L की नौबत नहीं आती, करके देख ले। मैं इसकी एंट्री कर दो फिर 100 भी करके दिखाता हूं। रीपेमेंट कर दी। अब आगे 31 दिसंबर 22, डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी? नहीं, एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 22 की डेप्रिसिएशन वही जैसे 60 चार्ज होती थी वैसे ही होगी। लेकिन ग्रांट इनकम चाहे तो रिमेनिंग ग्रांट को रिमेनिंग लाइफ पे बांट लें, चाहे जैसे शुरू में 400 को कर रहे थे अब 240 वापस कर दी, 160 को कर लें। चाहे रिमेनिंग ग्रांट को बांट लें, चाहे 160 को 10 पे डिवाइड कर लें, 16। और दोनों मेथड का नेट रिजल्ट सेम होता है, 60 एक्सपेंस 16 इनकम, तो नेट 44। ये 44 किधर गया? ये 44। और अगर आप इस तरह नहीं रिमेनिंग ग्रांट को करना चाहें तो ग्रांट में पहले दिन 400 था, तो वो 400 40 40 40 इनकम बना, 72 ग्रांट वापस क्रेडिट की और 240 डेबिट कर दी। 11 7 पे बांट लें। अच्छा अगर 100% भी वापस कर रहे होते हैं ना, तो फिर 100% वापस कर रहे होते तो ये 120 सारा रिवर्स होता और ये ग्रांट का बैलेंस पूरा 400 पहुंच जाता, तो 400 डेबिट और 400 क्रेडिट, P&L की नौबत नहीं आती। ये मेथड 2। और किया तो मैंने स्ट्रेट लाइन का सवाल है, लेकिन चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल हो चाहे आर्स मेथड का हो, ये एडजस्टमेंट कैसे निकालनी है? अमाउंट ऑफ रीपेमेंट को गुजरे हुए साल डेप्रिशिएट कर लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 240 को 3 साल रेट लगा के डेप्रिशिएट कर लें। आर्स मेथड है 240 डिवाइडेड बाय टोटल आर्स मल्टीप्लाई बाय
3 साल के टोटल आर्स। तो चाहे आर मेथड है, चाहे स्ट्रेट लाइन है, चाहे रिड्यूसिंग है, अमाउंट ऑफ रीपेमेंट को गुजरे हुए पीरियड की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। मेथड 1 हो कैलकुलेशन तब भी ऐसे करनी है, बस एंट्री ये है। मेथड 2 हो अमाउंट यही है, एंट्री बस ये है। गवर्नमेंट ग्रांट खत्म। और हाँ जी, तो अब करना यह है कि ये लेक्चर 60 ऑनवर्ड्स तो मैं आज और कल को मेरा ख्याल है 6 लेक्चर तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह। इसमें कराऊंगा चैप्टर 12 है, सवाल आता ही आता है रेशोज। और इसके बाद फिर ये जो ग्रेड हम आखिरी कर रहे थे IAS 16, 20, 23, 36, 40, इनके कंबाइंड सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें डिस्क्लोजर्स भी शामिल हैं और डिस्कशन भी शामिल है और एंट्रीज भी शामिल हैं। तो ये फिर अब ट्यूसडे ऑनवर्ड्स चलेगा और इस पे कोई 4 दिन लगा के फिर आखिरकार ये वाला ग्रेड खत्म होगा जिसपे आपकी जवानी सारी लग गई है। रात को मुलाकात होगी GT में। ठीक है जी, अल्लाह।